हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पम्मी ओझा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं एम फेज यानी माइटोटिक फेज से। इसके पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 1 का रिमाइंड करा देती हूं कि मैंने आपको पढ़ा चुका है कि एक सेल से 2 सेल बनने के बीच में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं उसे हम कहते हैं सेल साइकिल। और ये सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। पहला आपको इंटरफेज जिसको प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन करने के लिए। ये मोर देन 95% जो है ड्यूरेशन कैरी करता है। उसके बाद 5% और लेस देन 5% जो है वो एम फेज में रहता है सेल, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ाया था कि इंटरफेज के 3 स्टेज होते हैं, G1 फेज, गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज यानी सेकंड गैप फेज। G1 फेज में मैंने आपको पढ़ाई थी कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, सेल का ग्रोथ होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है। और आपको सेंट्रोसोम जो है डुप्लीकेट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि G2 फेज में आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, आपको इन सब का डुप्लीकेशन होता है। फिर प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन वैसे हैं जो एम फेज में जरूरत पड़ते हैं। और G1 फेज में ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो कि एस फेज में जब डीएनए बनता है तो उस टाइम जिस प्रोटीन की जरूरत है, जो चीज़ डीएनए बनने में जरूरत है, जैसे एटीपी, न्यूक्लियोटाइड, ये सब आपको G1 फेज में ही बन जाता है। ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो एम फेज होता है, माइटोटिक फेज होता है, इसमें भी आपको 2 फेज आते हैं। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है। तो फिर कैरियोकाइनेसिस में भी क्या होता है, न्यूक्लियस को 4 फेज से गुजरना पड़ता है, तभी न्यूक्लियस डिवाइड होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टेलोफेज। ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया था कि जो ह्यूमन का सेल है 24 आवर में एक सेल साइकिल कंप्लीट करता है, जबकि वहीं पे आपको इस जो है 90 मिनट में अपनी सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। ये सारी बातें आपको हो चुकी हैं पिछले लेक्चर में। आज हम स्टडी करेंगे एक चीज़ और है। एनसीईआरटी का एक लाइन था जिसमें लिखा था कि सेल साइकिल रेगुलेटेड, जेनेटिकली रेगुलेटेड। मैं आज इसको क्लियर कर दूंगी कि सेल साइकिल जेनेटिकली रेगुलेट होता है प्रोटीन के थ्रू। ठीक है। 2 प्रोटीन होते हैं जो बनते हैं। एक प्रोटीन होता है G1 साइक्लिन जो कि G1 फेज में बनता है। दूसरा प्रोटीन होता है M साइक्लिन जो कि आपको G2 फेज में बनता है। ये दोनों प्रोटीन जाकर के CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक एंजाइम होता है, उस पर जाकर के लग करके चेक पॉइंट की तरह काम करता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वही चेक पॉइंट डिसाइड करता है कि अगला फेज में सेल जाएगा कि नहीं, सेल एलिजिबल है कि नहीं, सब कुछ है कि नहीं सेल के पास, कि नेक्स्ट फेज में वो जाके अपना काम प्रॉपर कर सके। ठीक है। तो चेक पॉइंट है ये। अब देखिए आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 162 पे आपको लास्ट में एक लाइन मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था जिसमें लिखा है दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल। मतलब सेल डिवीजन का जो इवेंट होता है ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। ठीक है। मतलब रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल जो होता है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। ठीक है। बाय प्रोटीन। ठीक है। तो एक्चुअली आपको इतना ही आ सकता है कि मतलब जो कंट्रोल है वो जेनेटिकली होता है, बट इससे ज़्यादा होपफुली नहीं आएगा। बट मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। देखो होता क्या है कि सेल साइकिल में, जैसे कि ये है आपका सेल साइकिल, मैंने पढ़ाया था, इसमें होता है एम फेज और इंटरफेज। ये पूरी की पूरी 95% ये हो गया इंटरफेज, और ये जो होता है आपका ये होता है 5%, ये होता है कौन सा, माइटोटिक फेज। ठीक है। इसमें भी हमने पढ़ाया था कि आपको इंटरफेज में 3 स्टेजेज हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। ठीक है। मैंने बताया था इस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, G1 में प्रोटीन बनता है, आरएनए बनता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है। G2 में भी प्रोटीन बनता है। ठीक है। तो और जो बचा कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है G2 में, और आपको इस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है और सेंट्रोसोम का रिप्लिकेशन होता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम ये पढ़ाएंगे कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको डिवीजन करने का मन नहीं है। भाई जिन सेल को डिवीजन करने का मन नहीं है वो क्या करेंगे, जैसे ये यहाँ पे एक सेल है,
नॉर्मली ये पूरे स्टेज से ऐसे गुजरते हैं और एम फेज के लास्ट में ये 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है, 1 सेल से 2 सेल बनना। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको 2 सेल नहीं बनना है, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक G0 फेज होता है जिसको क्वोशेंट फेज कहते हैं, ये चले जाएंगे G1 से G0 फेज में। ठीक है, कुछ सेल्स जा करके वहाँ वेट करते हैं या कुछ दिन के लिए आराम करते हैं। थोड़ा दिन बाद कुछ पार्ट जैसे आपको पढ़ा चुके हैं कि कुछ सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, जैसे लीवर के सेल्स। तो अब लीवर सेल्स डैमेज हुआ है तो उसको बनना भी तो है, तो फिर वो G0 से G1 फेज में आ जाते हैं और फिर अगला एस में जाएंगे, G2 में जाएंगे और डिवीजन करेंगे। लेकिन कुछ सेल्स परमानेंटली आपको G0 फेज में सस्पेंड रहते हैं, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स, कार्डियक सेल्स, मसल सेल्स। ठीक है, अब आपको एक बात बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब सेल गुजरता है G1 फेज से, S फेज से, G2 फेज से, M फेज से, तो यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट होते हैं जो चेक करते हैं कि सेल जो है वो पिछले स्टेज में जो ग्रोथ होना चाहिए, जो चीज़ डेवलप होना चाहिए, वो उसके पास है कि नहीं। ठीक है, तो जब सेल G1 से S फेज में जाती है तब एक चेक पॉइंट मिलता है, G1 से S फेज में जाती है तब, और दूसरा G2 से M फेज में जाती है तब, तीसरा M फेज में मिलती है, बट वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इसको भी नहीं पढ़ना है, बट मॉड्यूल्स वगैरह में दिया हुआ है तो चलो आपको बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की कन्फ्यूज़न थी कि बस समझाना है तो समझा देती हूँ। ठीक है, ये चेक पॉइंट का काम क्या है, आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, बड़े बड़े गाड़ियाँ में सामान जो है वो लाद कर ले जाते हैं, तो पुलिस लोग चेक करते हैं कि क्या ले जा रहा है क्या नहीं, कहीं इलीगल थिंग्स तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये चेक पॉइंट चेक करते हैं कि पिछले स्टेज में सेल को जो प्रॉपर होना चाहिए था, रिक्वायरमेंट्स, वो हुआ है कि नहीं। यदि नहीं है तो सेल फिर से जा कर के उसको पूरा करे। देखिए क्या और कैसे, ये है हमारा सेल साइकिल। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ठीक है, G1 फेज में एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, ये साइक्लिन प्रोटीन क्या करता है कि सेल के पास आपको एक एंजाइम्स होते हैं, ये वाली एंजाइम जिसका नाम है काइनेज। ठीक है, इसका नाम है काइनेज, लेकिन इसको कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी CDK। यहाँ मैं पढ़ाई हूँ, देखो यहाँ मैं बनाई हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं, कंफ्यूज मत होना। क्या बोल रहा है कि सेल साइकिल जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन, एक उसमें है साइक्लिन प्रोटीन और दूसरा रोल है CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन का, काइनेज एंजाइम का। ठीक है, ये एंजाइम कुछ ऐसा रहता है और प्रोटीन आकर के ऐसा लग जाता है इस पर। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइम चेक पॉइंट की तरह काम करने लगता है। अब देखिए, साइक्लिन प्रोटीन, जो G1 साइक्लिन प्रोटीन है आके लग गया, ये एक्टिवेट हो गया काइनेज एंजाइम। जब ट्रांजिशन फ्रॉम G1 से S फेज में सेल जाता है तो यहाँ पे चेक करता है कि G1 फेज में प्रॉपरली वो प्रोटीन बना है कि नहीं जो S फेज में DNA के रेप्लिकेशन में ज़रूरत है, सेल का प्रॉपर ग्रोथ हुआ है कि नहीं, जो सेल ऑर्गेनेली है डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं, ये सब चेक करता है आपका पहला ये वाला जो चेक पॉइंट है। ठीक है, अब सेल S फेज में गया, एस फेज में जाने के बाद ये जो G1 साइक्लिन प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाती है, और डिग्रेड होने के बाद आपका ये काइनेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। ऑलराइट, फिर आपका एस फेज से G2 फेज में गया। ठीक है, सेल सब कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, प्रोसेस प्रोग्रेसिव है सेल साइकिल। जब G2 से M फेज में जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो G2 फेज में ही एक और प्रोटीन बन जाता है जिसका नाम है M साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, और ये M साइक्लिन प्रोटीन आ करके लग जाता है इस CDK एंजाइम पर। एक्चुअली CDC2 है, ठीक है, बट आपको इतना ही जानिए काफ़ी है। ठीक है, आप लोग CDC2 भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, नो प्रॉब्लम, CDC2 काइनेज एंजाइम। ठीक है, बट इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आने वाला नहीं है, बस समझा रही हूँ आपको कि होता कैसे है। ठीक है, अब ये M साइक्लिन यहाँ पे आके लग जाता है, उसके बाद बच्चों क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है M साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर MPF। समझ गए? उसके बाद ये चेक पॉइंट चेक करता है कि कहीं DNA जो S फेज में बना है कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं G2 फेज में जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन सही तो बना है ना, क्योंकि M फेज में जाने के बाद ज़रूरत पड़ेगा प्रोटीन का, तो वो प्रोटीन सही तो बना है, दूसरा प्रोटीन तो नहीं है। यदि
कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पे सेल का जो साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है और उसको फिर से ऑर्डर करता है कि तुम ये सब प्रोटीन वगैरह बनाओ, ठीक है। और तब जा कर के आपको फिर से ये चेक पॉइंट चेक करके सेल को प्रोग्रेसिव में मतलब सेल प्रोग्रेस होता है डिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एम फेज में जो आपका एंजाइम होता है, CD के एंजाइम, इसमें जो लगे होते हैं आपका ये एम साइक्लिन प्रोटीन, ये एम साइक्लिन प्रोटीन डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि यहाँ पे चेक पॉइंट होते हैं जो चेक करते हैं तभी आपका सेल डिवीज़न आगे प्रोग्रेशन में जाता है, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पढ़ाई है। G1 साइक्लिन प्रोटीन है, एम साइक्लिन प्रोटीन है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है G1 फेज में, इसका G2 फेज में, डिग्रेड हो जाता है G1 साइक्लिन प्रोटीन एस फेज में, और एम फेज में एम साइक्लिन प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाता है। अब देखो, अब पढ़ेंगे माइटोसिस। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पेरेंट सेल में नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं डॉटर सेल्स में भी सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं, इसीलिए इनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये है पेरेंट सेल, यहाँ पे 2n है डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे माइटोसिस हुआ और यहाँ पे 2n और 46 क्रोमोसोम ही हैं, इक्वल हैं, ठीक है, इसलिए इनको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे सेम है, समझ गए आप। अब देखिए, माइटोसिस। देखो मेरे प्यारे बच्चों, माइटोसिस जो होता है ना, इसमें 2 फेज हैं, ठीक है। पहला है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। सेकंड है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। मान लो ये है आपका सेल, इसमें है न्यूक्लियस, इसको डिवाइड करके 2 सेल बनाना है, तो सबसे पहले ये अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और फिर वो जो है वो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 सेल आपको बना देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। इसमें इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पासेस थ्रू कॉम्प्लेक्स स्टेज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। इस एक सेल से ये 2 सेल, यानी ये पेरेंट सेल ये होता है, ये है डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बनने में कॉम्प्लेक्स स्टेजेस से न्यूक्लियस को गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन सा स्टेज है? प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। देखिए क्या, ये है सेंट्रियोल और ये है सेंट्रोसोम, ठीक है। मैं पढ़ाई थी आपको, 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल कहते हैं, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे रे जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई आपको दिखेंगी इन फेजेस में, सेल डिवीजन में। इसको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में होते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, प्लांट्स में नहीं होते हैं। तो ये देखने में कुछ स्टार जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एस्ट्रल्स जैसे लग रहे हैं, ठीक है। इसलिए एनिमल्स में कहा जाता है कि एस्ट्रल माइटोसिस होता है, और प्लांट में चूँकि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम होता नहीं है तो एस्ट्रल नहीं बनता, तो प्लांट में एनेस्ट्रल माइटोसिस होता है। प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज 2 स्टेज में बटा हुआ है आपको, एक अर्ली एक लेट। तो प्रोफेज का इनिशियल स्टेज अर्ली होगा, लेटर स्टेज आपका एंड स्टेज होगा वो लेट प्रोफेज होगा। सबसे पहले हम अर्ली प्रोफेज की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये देखिए, ये है आपका DNA, ये है DNA, ये है रेड वाला हिस्टोन प्रोटीन। DNA जो होता है रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन पे, लपेटा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं, जो मोती के माला जैसा बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और क्रोमैटिन तो ये समझ गए। क्रोमोजोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसी क्रोमैटिन का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है या कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, आप इसको कह सकते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यही क्रोमैटिन आकर के ऐसे ऐसे फोल्ड होकर के इसमें ऐसे ऐसे फोल्ड होकर के आकर के अरेंज हो जाती है, जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं।
तो जो अर्ली प्रोफेज होता है इसमें क्रोमैटिन कंडेंस्ड होने लगता है, ठीक है, और वो क्रोमोजोम की तरह बनने की शुरुआत हो जाती है इसमें, ठीक है। एंड ऑफ क्रोमैटिन नहीं दिखता स्टार्टिंग में, अर्ली स्टेज ऑफ प्रोफेज में जो उनका सिरा है ना क्रोमोजोम का, क्रोमैटिन का कहिए, अभी तो क्रोमैटिन ही है, अभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, तो उनका एंड सिरा नहीं दिखता है, वो उलन मतलब उलन बॉल जैसा वो दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रोसोम जो एस फेज में डुप्लीकेट हुआ होता है वो क्या करता है, वो अपोजिट मूव में मूव करना शुरू हो जाता है। ये सेंट्रोसोम है, दोनों अपोजिट पोल पर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये अर्ली प्रोफेज की बात है। और अभी यहाँ न्यूक्लियोलस है, लेकिन क्या होता है कि लेट प्रोफेज की हम बात करते हैं। जब माइक्रोस्कोप में प्रोफेज के एंड स्टेज यानी लास्ट स्टेज को देखा गया तो देखा गया कि वहाँ पे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है सेल में, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डीजेनरेट हो जाता है। क्यों? क्रोमोसोम को खुला घूमना है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो क्रोमैटिन था, जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, आपको लेट प्रोफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम की तरह दिखने लगता है, ठीक है। पूरा कंडेंस्ड नहीं होता है बट क्रोमोसोम की तरह दिखने लगता है, ठीक है, कंडेंस होकर के। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर की यही जो रेज है ना, रेज यही जो है लंबी लंबी धागा ऐसे ऐसे निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो जाती है स्पिंडल फाइबर का जो इनिशिएशन है, ठीक है। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों को, माइटोटिक एपरेटस क्या होता है, तो दोनों ये एस्ट्रल्स, एक एस्ट्रस ये, दूसरा एस्ट्रस ये, दोनों एस्ट्रस और स्पिंडल फाइबर मिला करके माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बताते हैं, जो लेट प्रोफेज है ना, इसमें क्रोमोजोम कुछ ऐसा दिखता है। पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, देखिए एस फेज में क्या होता है, पहले से आपका ये है डीएनए पेरेंट्स में, ठीक है। जब एस फेज में ये जाता है तो ये पहले वाला तो कॉपी रहता ही है, साथ में एक और बाजू आकर के इसमें लग जाता है। ये एक ही क्रोमोजोम है ये, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर है इसमें भी सेंट्रोमियर एक है, तो ये भी एक ही क्रोमोजोम है। आपको पढ़ा चुके हैं डीएनए कंटेंट दोगुना होता है, नंबर्स नहीं, ठीक है। तो ये कॉपी है, एक अलग कलर से बनाई हूँ मैंने, एक पहले वाला बनाई, ठीक है। तो जो लेट प्रोफेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ सेंटर पे तो ऐसा, ये लेट प्रोफेज का क्रोमोजोम है, यहाँ पे साइड में एक क्रोमोजोम में दो ऐसे किनेटोकोर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? इन स्ट्रक्चर को हम किनेटोकोर कहते हैं, ताकि स्पिंडल फाइबर इसी से जुड़े, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से। देखिए आगे तो क्या होता है कि आपको लेट प्रोफेज में दो क्रोमैटिड बन जाता है। ये देखिए दो क्रोमैटिड आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रोमैटिड। ये सिंगल क्रोमैटिड हो गया, ये दोनों दो क्रोमैटिड हो गया, ठीक है। इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। क्यों सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं? ये एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया। चूँकि दोनों में सेम डीएनए है इसलिए इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इस स्ट्रक्चर में दो क्रोमैटिड है, यहाँ पे दो क्रोमैटिड है और एक क्रोमोजोम है, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपको सेंट्रोमियर है, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हम पढ़ा चुके हैं आपको सेल स्ट्रक्चर में। अब देखिए ये वाला स्ट्रक्चर किनेटोकोर है, सेंट्रोमियर के बाहर जो ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं मेटाफेज का।
देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में। मेटा मीन्स सेकंड फेज मीन्स स्टेज। इस फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली टूट करके गायब हो जाती है, नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो कि प्रोफेज के अर्ली स्टेज में क्रोमैटिन था, जो कि आपको क्या था, आपको कंडेंसेशन स्टार्ट किया था होना, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ था, लेट प्रोफेज में वो थोड़ा आपको क्रोमोजोम जैसा दिखने लगा था, जो कि कंडेंस्ड होता जा रहा है कंटिन्यूअसली। उसके बाद क्या होता है, मेटाफेज में वो कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाता है क्रोमोजोम, ठीक है। और क्रोमोजोम बहुत ही मोटा, थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट होता है इस स्टेज में, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि इजीली क्रोमोजोम का मॉर्फोलॉजिकल जो है स्ट्रक्चर की स्टडी की जा सकती है, क्योंकि ये क्लियरली माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है। तो क्या क्या हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती है क्लियरली, जिससे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम जो है बहुत ही अच्छे से दिखती है, ठीक है। अब क्या होता है इस फेज में कि जो क्रोमोजोम है सेंटर पे आकर के लाई हो जाती है। देखिए ये क्रोमोजोम यहाँ पे, ये है सेंटर, ठीक है। किस कलर से ले लूँ, चलो ये देखो, ये है सेंटर, यहाँ पे आकर के क्रोमोजोम लाई कर गई है, और इस सेंटर को हम कहते हैं क्या, प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेज प्लेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोजोम आकर के लाई कर गया। अब हम आपको पहले पढ़ा चुके थे, क्रोमोजोम का यहाँ सेंट्रोमियर होता है, सेंटर पे ये सेंट्रोमियर है, और दोनों साइड जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है वो है किनेटोकोर। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम से निकलता है यहाँ पे कंप्लीटली बन जाता है, और आ करके किनेटोकोर से ये स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है, ठीक है। ये है स्पिंडल फाइबर, ये आकर के इस किनेटोकोर से जुड़ जाता है, ठीक है। ये स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर है, देखिए कुछ ऐसे क्या है, सेंटर पे ऐसे क्रोमोजोम लाई किया, ये है सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ठीक है। यहाँ से यहाँ बीच में सेंट्रोमियर होता है, और दोनों साइड ऐसे किनेटोकोर लगे होते हैं, ऐसे स्मॉल डिस्क सेप्ट स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ से ऐसे रेज लाइक माइक्रोट्यूब्यूल निकले होते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्या, एस्ट्रल रेज, ठीक है। तो हमने पढ़ाया था स्पिंडल फाइबर जो है बनना शुरू हो जाता है कहाँ, प्रोफेज में, मेटाफेज में बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये धागे जैसे स्पिंडल फाइबर इसके किनेटोकोर से लग जाएगा, यहाँ से निकल के फिर यहाँ इसके क्रोमोजोम के किनेटोकोर से, फिर इसके किनेटोकोर से और इसके किनेटोकोर से ऐसे स्पिंडल फाइबर लग जाती है, ठीक है, सारे क्रोमोजोम पे। तो ये जो आपका मेरे प्यारे बच्चों ये क्रोमोजोम है, ये किनेटोकोर है, बीच में सेंट्रोमियर है ये, तो एक क्रोमोजोम में 2 किनेटोकोर हो गया ना। तो देख रहे हैं दोनों साइड जो किनेटोकोर है उससे आकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है, ठीक है। ये तो रही मेटाफेज की कहानी। अब देखते हैं और क्या बोल रहा है, और कह रहा है क्रोमोसोम लाई ऑन द इक्वेटर विद ईच किनेटोकोर कनेक्ट विथ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल, दोनों के अपोजिट पोल से आकर के किनेटोकोर लग गया आपके क्रोमोसोम से। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाफेज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, देखिए ये है हमारा क्रोमोसोम, ठीक है। मैं 2 कलर से नहीं बना रही हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। बोलोगे तो बना दूँगी, ठीक है। ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बीच से यहाँ से ऐसे सेंट्रोमियर से फट जाता है, लेंथ वाइज फट करके अलग हो जाएगा। फट करके जब अलग हो जाता है सेंट्रोमियर के साथ, तो ये क्रोमोजोम बन जाता है अलग और ये क्रोमोजोम बन जाता है अलग। इसको हम अब क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे। क्यों क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि दोनों के पास अपना अपना सेंट्रोमियर आ गया, अब ये क्रोमोजोम कहलाएगा।
तो एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम डबल हो जाता है, मतलब टोटल आपके पास 46 क्रोमोसोम है, तो एनाफेज स्टेज में आपके पास 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। समझ में आया? यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड जिसको कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। सेंट्रोमियर स्प्लिट लेंथवाइज, सेंट्रोमियर बीच से फटी, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अलग हो गए, एंड नाउ इट्स क्रोमोजोम। अब हम इनको क्रोमोजोम कहेंगे क्योंकि इनके पास अपनी सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम डबल हो जाता है यहाँ पे सेल में, ठीक है। कितना हो जाएगा, 46 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 92 क्रोमोजोम्स हो जाते हैं इस फेज में। अब क्या होगा, क्रोमोजोम मूव अवे फेज में क्या होता है, वो बीच में आपको बार बार बोलती हूँ, क्लिप वाइज मेरी वीडियो होती है क्योंकि मैं दूसरे काम भी करती हूँ, ठीक है। सिर्फ टीचिंग ही मेरा स्कोप नहीं है, मैं अदर काम भी करती हूँ, ठीक है। एनीवेज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे, हाँ, थर्ड पॉइंट था क्रोमोजोम मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। देखिए क्या होता है, क्रोमोजोम फटा, अब क्या होता है, जो बीच में यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे लाई करता था क्रोमोजोम, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे, अब यहाँ से पोल के तरफ मूव करना शुरू करेगा। देखिए ये अब क्या होता है, दोनों के दोनों पोल की तरफ जो है क्रोमोजोम जो है वो खींचना शुरू हो जाती है, मूव करना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर होता है ना बच्चों, ये वाला, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्टेन होने लगता है, छोटी होने लगती है, और ये पोल के तरफ इस तरीके से आपका क्रोमोजोम खींचने लगता है। देखो ये क्रोमोजोम, एक येलो एक रेड, ये क्रोमैटिड जो है फट के मैंने अलग अलग क्रोमोजोम बनाया है, ठीक है। तो अब क्या होती है, ये येलो रेड बोलोगे दो कलर से क्यों बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि आपका जो क्रोमोजोम है एस फेज में रेप्लिकेट हुआ है, एक ओरिजिनल उसका कॉपी है, दूसरा रेप्लिकेटेड है, ठीक है। तो बस ये है, इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने कलर दे दिया है, ठीक है। अब देखो ये अपोजिट पोल की तरफ खींच रहे हैं क्योंकि इनका स्पिंडल फाइबर छोटा होता जा रहा है। अब क्या होता है, देखो सेंट्रोमियर पोल की तरफ खींच रहा है और उसके पीछे ये जो उसकी आर्म्स है, जो बाजू है क्रोमोजोम्स की, वो लटक रही है। यही बात कह रहा है कि सेंट्रोमियर लीडिंग एज, वो लीड कर रही है, मतलब आगे की तरफ सेंट्रोमियर है जो पोल की तरफ जा रही है, और पीछे की तरफ आपको ट्रेलिंग बिहाइंड लटक रही है, पीछे की तरफ आर्म्स, ठीक है। ये जो है वो आर्म्स है, ठीक है, ये वाली जो है सो आर्म्स है, दोनों लटक रही है, ठीक है। यही बात कह रहा है। किनेटोकोर, ओके, किनेटोकोर जो है वो छोटा, किनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल लगा हुआ है वो क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है। आपको फिर बोलूँगी, माइक्रोट्यूब्यूल जो है स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे, किनेटोकोर से लगा होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेलोफेज का। टेलोफेज का मतलब होता है, टेलो मीन्स होता है एंड, फेज मतलब होता है स्टेज, ठीक है। ये माइटोसिस का एंड स्टेज है, और इसमें क्या होता है कि अपोजिट पोल पर सिस्टर क्रोमैटिड जो है, यानी कि क्रोमोजोम जो है वो पहुंच गए होते हैं, और माइटोटिक स्पिंडल जो है वो डिसअपियर हो गया होता है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। पोल पर पहुंचने के बाद जो है क्रोमोजोम वो धीरे धीरे अनकॉइल होते जाता है और थिन यानी पतला होते जाता है, सिलिंड्रिकल होते जाता है, और अपनी आइडेंटिटी लूज करते जाता है। मतलब जो क्रोमोजोम की तरह दिखता था वो अब कैसा, मास ऑफ कलेक्ट, मतलब वो मास जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीकॉन्डेंस्ड ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। क्या होता है, क्रोमोजोम का जो है डीकॉन्डेंस्ड हो जाता है, मतलब जो प्रोफेज में था ना, ठीक है, जो ये जो टेलोफेज स्टेज है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज में जो होता था उसका उल्टा हो रहा है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमोजोम कंडेंस्ड हो रहा था, यहाँ पे डीकॉन्डेंस्ड होगा, ठीक है। प्रोफेज में क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्टिंग हो रही थी, यहाँ पे खत्म, ठीक है। क्रोमोजोम रीच्ड ऑन द पोल, क्रोमोजोम पोल पर पहुंच गया है, डीकॉन्डेंस्ड हो गया और लूज दियर विद इंडिविजुअलिटी, मतलब जो क्रोमोजोम की तरह वो दिखता था अब वो इंडिविजुअलिटी वो लूज कर दी गई है। अब वो कैसा दिख रहा है, मास के जैसा दिख रहा है। देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, देखो
देखो स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है, कौन सा कलर उठा लेती हूँ मैं भी ना, चलो कोई ना। उसके बाद कह रहा है कि अपीयर एज क्रोमेटिन फाइबर, फिर से यहाँ पे क्या होने लगता है, क्रोमेटिन फाइबर की तरह दिखने लगता है। क्या था प्रोफेज में, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोजोम बन रहा था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्रोमोजोम से क्रोमेटिन फाइबर बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्रोमोजोम जो है क्लस्टर के तरह, मास के तरह अपोजिट पोल पे आकर के कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिटी लॉस्ट कर जाती है, स्पिंडल फाइबर जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें से न्यूक्लियर इन्वेलप जो है चारों बगल जो है वो डेवलप होने लगती है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि डिसइंटीग्रेट हुई थी प्रोफेज में, वो चारों तरफ डेवलप होने लगती है, ठीक है। और फिर से इसमें न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे रीफॉर्म होते हैं, यानी बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ही होगा। अब आप जरा स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बीच में स्पिंडल लिख के गलती किया है, अपोजिट पोल्स होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। तो क्या हमने पढ़ा इस पेज में, ये प्रोफेज का उल्टा पेज है। प्रोफेज में क्या था, क्रोमेटिन से क्रोमोजोम बन रहा था, यहाँ पे क्रोमोजोम से क्रोमेटिन बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोनों पोल पर आ जाएगा आपका क्लस्टर, यानी कि जो मास है जो कलेक्ट है, ठीक है, क्रोमोजोम का जो मास है। उसके बाद क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है अराउंड आ करके डेवलप होने लगेगा, किसके अराउंड, क्रोमोजोम के अराउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, वो यहाँ पे आकर के आपको रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। अभी हमने ये स्ट्रक्चर में देखो सेल की दो डिवीजन, मैंने न्यूक्लियस की डिवीजन कर दी। अब ये एक ही सेल है, दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना है, ठीक है। देखो अब क्या करना है, ये एक ही सेल है, एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का सेपरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, दो तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, एनिमल्स में होता है अलग, प्लांट्स में होता है अलग। एनिमल वाले को बोलते हैं फ्यूरो मेथड और प्लांट वाले को बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। देखिए क्या, जो एनिमल में होता है वो सेंट्रीपिटली होता है टुवर्ड सेंटर। देखिए अब इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रक्चर को देखिए। एनिमल सेल में हम लोग को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि बीच से, सेंटर से कुछ माइक्रोफिलामेंट्स लगे होते हैं जो अंदर के तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है धंसने लगती है, डिपेंस इनसाइड, ठीक है, अंदर के तरफ, और ऐसा कुछ फरो बना देती है, ऐसा स्ट्रक्चर। और धीरे धीरे ऐसे ही करके बीच से वो इनसाइड होते होते सेपरेट हो जाती है साइटोप्लाज्म। ये है फरो मेथड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपको सेल प्लेट मेथड, जो कि प्लांट में होता है। इसमें क्या होता है, बीच सेंटर पे गोल्जी वेसिकल्स है वो आकर के, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स लगे होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और गोल्जी वेसिकल्स, जिनको कि हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। ये सेंटर पे इकट्ठे हो जाएंगे और धीरे धीरे ये ऐसा कुछ सेल प्लेट बना देंगे, कुछ ऐसा, और ये धीरे धीरे बाहर साइड आउटवर्ड ऐसे 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 ग्रो करते जाएंगे, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि अब ये मिडिल लैमेला का रूप ले लिया होता है सेल प्लेट, और ये बीच से अलग हो जाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके बाहर सेल वॉल होता है। सेल वॉल होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इनसाइड नहीं न जा सकती एनिमल सेल की तरह, क्योंकि बाहर एक सेल वॉल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफेंस इनसाइड बहुत ही मुश्किल है कि अंदर से बीच से फरो बना के डिवीजन कर सके। यहाँ चूंकि सेल वॉल है, इसलिए बीच में आपको जो फ्रैग्मोप्लास्ट है सेल प्लेट बना लेता है और फिर वो सेल को अलग कर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम एक एनसीईआरटी में है सिंचिशियम। ये एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का दो बना न्यूक्लियस,
फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर 2 बना। इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगा ही नहीं, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा ही नहीं। ठीक है, जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा तो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। ऐसे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस जो है बन जाते हैं। ठीक है, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड एंड साइटोप्लाज्म नॉट डिवाइड। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। इसको सिंसिशियम बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। और ये लिक्विड जो नारियल होता है ना, इसका जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है वो सिंसिशियम का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की। देखिए, सबसे पहले हमें पता है माइटोसिस होता कहाँ है। एनिमल सेल्स जितने हैं आपको डिप्लॉयड उनमें होगा, प्लांट सेल्स जितने डिप्लॉयड है उनमें होगा माइटोसिस। बट हैप्लॉयड प्लांट सेल में होगा माइटोसिस, एनिमल सेल हैप्लॉयड में माइटोसिस नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जैसे हनी बी वगैरह है, मेल हनी बी, उनमें होता है, तो वो एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात मैंने लिखा है। उसके बाद आपको बता दें कि सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल ग्रो करके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। अभी मार्केट में कितना ऐसा चीज़ है जिसमें हम ग्रो करके टिश्यू कल्चर में बहुत सारा चीज़ को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये माइटोसिस के चलते ही होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोजोम। जैसे कि मम्मी में 46 क्रोमोजोम है, तो बच्चों में भी 46 क्रोमोजोम हो, इस क्रोमोजोम के नंबर को मेंटेन करता है। ऐसा नहीं है कि मम्मी में 46 है तो बेबी में 23 हो जाएगा, वो भी माइटोसिस के कारण ही होता है। तो स्टेबल करता है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है। सेल का जो साइज होता है ना बच्चों, वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। सेल का जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो साइज है, जो रेशियो है, वो सही होना ज़रूरी है। यदि सेल बहुत बड़ा हो गया तो इंड्यूस होता है वो ग्रोथ करने के लिए, मतलब सॉरी डिवाइड करने के लिए। सेल आपका बड़ा हो गया तो अब वो डिवीज़न के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का एक नॉर्मल शेप एंड साइज है, उसके अनुसार उसको बनना है। वो अपने नॉर्मल से बड़ा हो गया है, तब वो डिवाइड करेगा, 2 सेल बनाएगा। ठीक है, क्यों? न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए रिपेयर की बात करते हैं। कहीं हमें इंजरी हो जाती है, ठीक है, इंजर्ड हम कहीं हो जाते हैं तो वहाँ पे एक वुंड हो जाता है, तो सेल डिवीजन के थ्रू वो करता है, हील करता है, तो वहाँ पे भी आपको रिपेयरिंग का काम आपको सेल डिवीजन से होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो एपिडर्मिस है ना, आउटर लेयर स्किन का, वो लाइनिंग ऑफ गट और ब्लड सेल्स, ये जो है कॉन्स्टेंटली नया बनता है, पुराना हटता है। ठीक है, नहीं कहते हैं कि फेस वॉश करो, एक्सफोलिएट करो स्किन को, डेड सेल निकालने हैं, तो वही होता है, रेगुलर सेल बनते हैं, पुराने मरते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ ऑफ, ये भी माइटोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब है प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ जो ग्रोथ होती है वो क्यों होती है, तो आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आखिर कौन सा डिवीजन होता है भाई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके कारण कि थ्रू आउट द लाइफ उसमें ग्रोथ होते रहती है। एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एपिकल एंड लैटेरल कैम्बियम। तो ये आज का क्लास फिनिश। कोई यदि आपको प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। थैंक यू। यहाँ पे कि आपको सेंट्रीपिटली जो होता है वो टुवर्ड सेंटर फॉरो मेथड से आपका सेल जो है साइटोकाइनेसिस डिवाइड होता है। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस प्लांट में सेल प्लेट मेथड यानी सेंट्रीफ्यूगली वो अवे फ्रॉम सेंटर जो है वो डिवाइड करता है।